आपने कभी घूस दिया है किसी काम के लिए? हाँ, हमने भी घूस दिया है। क्या राजनीति में दबंगई काम आती है? नहीं आती है। बाहुबली टाइप के जो होते हैं वो चुनाव जीतते हैं। तो आपको लगता है कि जनसुराज जातिवाद नहीं करती है? आप जनसुराज से चुनाव भी लड़ना चाहते हैं? अगर जनता और पार्टी अगर वो देगी तो मैं जरूर लड़ूंगा। अगर पार्टी मौका नहीं देती तो पार्टी छोड़ दीजिएगा? बिल्कुल। अगर हमको चुनाव लड़ना होता तो मैं कभी जन स्वराज को ज्वाइन ही नहीं करता। मैं सीधे बीजेपी जाता, राजद जाता। जो परिपक्व पार्टी है वो पुरानी पार्टी है, ये तो नई पार्टी है। नमस्कार, मैं प्रिंस और आपने देखना शुरू कर दिया है फ्लैश टीवी। हम लगातार बातें कर रहे हैं चुनाव को लेकर। इसी बीच हम पहुंचे हुए हैं भभुआ विधानसभा में। भभुआ में अभी हम मौजूद हैं और हमारे साथ जो मेहमान है इनका नाम है जैनेंद्र कुमार आर, उर्फ जॉनी आर कहा जाता है। सब लोग इन्हें जॉनी आर के नाम से भी जानते हैं। हम इनसे बात करते हैं कि ये पहले क्या थे और अब जनसुराज में कैसे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि ये जनसुराज में प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं और भभुआ नगर के अध्यक्ष हैं। सर, स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप जनसुराज में आने से पहले कहाँ थे? जनसुराज से आने से पहले मैं बीएसपी बहुजन समाज पार्टी में था और उससे पहले मैं राजनीतिक जीवन में नगर परिषद का चेयरमैन भी था और उसके बाद राजनीतिक जीवन शुरू हुआ अपना। राजनीतिक जीवन से पहले क्या थे? उससे पहले मैं बचपन से मन लगता था? बचपन से मेरा बिजनेस नहीं मन लगा है। तो बिजनेस से आप राजनीति में आए? ये ऐसे ही बिजनेस करते थे और बिजनेस में कुछ हट के ही करना चाहते थे। मैं कोई भी काम, ये मेरी इच्छा होती थी कि कोई भी काम बिल्कुल हट के करे, जो जल्दी कोई नहीं करता है, वो मेरा शौक रहा है। तो जब बिजनेस में किए तो भगवान में ऐसे ही किया, हमने बिल्कुल हट के किया, रिस्क लेके ही किया। और फिर जब ऐसे ही दुकान पे तो बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, चाहे बहुत ही सामाजिक रूप से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के साथ जब हम बैठते थे तो उन लोग कहते थे कि जॉनी भाई आप चुनाव लड़ो एक बार। तो मैं उस चीज़ को टालता था, लेकिन ऐसे ही बैठे रहे। फिर मन ही किया कि चलो पर चुनाव लड़ी आते, बहुत लोग कह रहे हैं। तो फिर हमने पहला वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ा नगर परिषद का, वार्ड 12 से। कब में? हमने 2017 में लड़ा। 17 में क्या हुआ, जीते? तो हमने उस सीट जो वार्ड 12 हमने चुना था, वो अब मान लीजिए कि मेरे घर वाले, भभुआ वाले भी कहते हैं कि तुम वार्ड 12 से, जो पहला चुनाव है तुम्हारे जिंदगी का, उसको तुम वार्ड 12 से मत लड़ो। जो तुम्हारा पुराना घर है वार्ड 25 है, उससे तुम लड़ो, क्योंकि वार्ड 12 बहुत रिस्क है। उस वार्ड से कंटिन्यू जो पार्षद रहे हैं पूर्व के, वो कंटिन्यू रहे, उनके खिलाफ हाँ लगातार रहे हैं और थोड़ा सा दबंग टाइप के भी रहे थे। तो वहाँ से बहुत लोगों ने ट्राई किया, लेकिन कोई जीत नहीं पाया उनके विरोध में। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं लड़ूंगा तो इसी वार्ड से लड़ूंगा। और जनता के सहयोग से और प्यार से मैं उस वार्ड में पहला चुनाव 6 वोट से जीता। सिर्फ 6? सिर्फ 6 वोट से जीता। जहाँ वार्ड से लोग हमको मना कर रहे थे, जब मैं चुनाव भरा था सब हमको कहते थे कि यार ये पागल हो गया है। घर वाले तक कहते थे कि पागल हो गया है, ये वार्ड 12 चुना है, ये हार जाएगा। मैं कोई हमको नहीं कहा कि चुनाव तुम जीतोगे, लेकिन मुझे लगा मैं जीतूंगा तो वार्ड 12 से ही जीतूंगा। और वैसे के खिलाफ जो लोग, कोई उनके खिलाफ लड़ता नहीं था, मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ा और 6 वोट से जीता। अब वो चेयरमैन भी थे। जब मैं लड़ा तो वो भभुआ नगर परिषद के चेयरमैन थे। मैं वार्ड लड़ा, वार्ड जीता और फिर मैं नगर का चेयरमैन बना उसी साल। आपने अभी दबंगई नाम का जिक्र किया है। क्या राजनीति में दबंगई काम आती है? नहीं आती है। पहले था, एक देखिए, पहले था जो राजनीति का समीकरण स्वरूप था। पहले देखते थे कि जो आंदोलन से जो जमीनी स्तर के नेता थे, जयप्रकाश नारायण हो, चंद्रशेखर सिंह हो, तो वैसा एक समय था। उसके बाद बाहुबलियों का समय आया था। बाहुबली टाइप के जो होते हैं वो चुनाव जीतते हैं। उसके बाद आया पूंजीवादी व्यवस्था भी आया, जिसके पास जब पूंजी है वो चुनाव जीतता है। लेकिन वैसा मेरे साथ न रहा, न पूंजीवादी व्यवस्था रही, न मेरे पास कोई बाहुबली का था। मैं आया, मेरे जनता के आदेश से, उनके सोच से लोगों ने मुझे समर्थन दिया। आपका जो बैकग्राउंड था वो पॉलिटिक्स का नहीं था। आप आए और पहली बार में एक चुनाव वार्ड का ही जीतते हैं, उसके बाद नगर का अध्यक्ष बनते हैं। मेरा पॉलिटिक्स का नहीं था। कैसे कर पाते हैं? तो मेरा पॉलिटिक्स का नहीं था, लेकिन जो हमारे चाचा जी हैं वो पॉलिटिक्स से थे। आपके चाचा जी जदयू के जिला अध्यक्ष रहे थे और नीतीश कुमार के बहुत करीबी थे। जब नीतीश कुमार भभुआ आते थे तो जरूर मेरे घर में आते थे। उनसे समता पार्टी से जुड़े हुए थे और उनके बहुत क्लोज फ्रेंड है। उसके बाद फिर मेरा राजनीतिक जीवन से बहुत सरोकार नहीं था, लेकिन लोगों से कहने से फिर राजनीति में मेरा जब जीत हासिल हुई तो तो फिर जब जो हमें जिम्मेदारी मिली तो हम कहें कि कुछ जिम्मेदारी में कुछ भभुआ को कुछ नया चीज़ दिया जाए। तो हमने 2 साल का हमारा कार्यकाल था पहला, तो 2 साल में ही बिना अनुभव के हमने जितना था भभुआ को सुंदर किया। लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए, वो सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो और व्हाट्सएप के माध्यम से कोई समस्या आ रही थी, मैं उसके माध्यम से उनका निदान करता था। आम नागरिक से आम बच्चा भी हो तो उससे मैं मिलता था, उसकी समस्याओं को सुनता था
और लोगों ने भी कहा कि नहीं आप जाइएगा तो वो लोग कहेंगे कि जो 2 साल में जॉनी यार का काम था वो बहुत ही सराहनीय था। वैसा कार्य अभी तक नहीं हुआ था। आपने बताया कि आपके जो घरेलू संबंध जदयू से थे, तो आपको जदयू छोड़ के जनसुराज मैं जदयू में नहीं था, मेरे चाचा जी जदयू में थे, मेरा पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं था। लेकिन मेरा बैकग्राउंड आप पूछे तो मेरे परिवार में जदयू से मेरे चाचा जी थे। तो आपको नहीं लगता था कि हम जदयू में जाते थे कुछ बेहतर कर पाते, कुछ अच्छा कर पाते? जनसुराज एक नई पार्टी, जनसुराज एक नई पार्टी है, इस पे हम इसके उसका भी मैं इसका साथ पकड़ रहे हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि मुझे हट के करने का मन होता है। मैं बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किया। जब बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किया तो लोग कहेंगे तुम्हें राजद जाना चाहिए था, बीजेपी जाना चाहिए था, जदयू जाना चाहिए था, तुम्हारे घर का है। मैं क्या करें, मैं बहुजन जाऊंगा। मैं जो सब लोग मना कर रहे थे मैं वो काम किया, बहुजन में गया, उसमें अच्छा पैड बना। 2020 में मेरा टिकट फाइनल हुआ था, लेकिन वो अलायंस में चला गया और यहाँ से रालोसपा लड़ी। फिर बहुजन के बाद जब मैं जनसुराज में गया तो लोग कहें कि तो जनसुराज बहुत नई पार्टी है, इसमें क्यों गए? कब आए थे जनसुराज में? जब 2 अक्टूबर को जब पार्टी बनी थी 2024 को, उससे 20 दिन पहले मैंने ज्वाइन कर लिया था। पार्टी बनने से पहले 20 दिन पहले। तो जब ज्वाइन किया तो लोगों ने कहा कि तुम मूर्ख हो, तुम जनसुराज को ज्वाइन किए, तुम बीजेपी ज्वाइन कर लेते। मैं दिल्ली में डिबेट भी करता था, चैनल में जाके स्टूडियो में, जैसे न्यूज़ 18 में, रिपब्लिक भारत में डिबेट भी किए वहाँ पे। तो वहाँ पे लोग कहें जब तुम वहाँ पे हो तो वहीं पे तुम बीजेपी ज्वाइन कर लो, वहीं से बीजेपी तुम। हम कहें कि नहीं बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे हम, क्योंकि मुझे लीग से हट के काम करने का मन है। फिर जनसुराज पार्टी आया, उनसे उनके टीम से हमारी मुलाकात हुई और लगा कि प्रशांत किशोर जी का जो विचार है, सोच है, वो बिहार के विकास के लिए है और जाति धर्म से ऊपर उठ के वो उनकी सोच बता रही है। तो अदर पार्टी में जाने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि हमको विकास करना, क्योंकि हमको जनता और आप लोगों का सेवा से कोई दिक्कत है नहीं। तो मुझे, मेरा सीना तब चौड़ा होता है कि जब भभुआ में लोग कहता है कि भभुआ बहुत सुंदर हो रहा है, भभुआ का सौंदर्यीकरण करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी समस्या हैं जो उसका निदान किया जाता है। इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैंने जनसुराज पार्टी को ज्वाइन किया। तो आपको लगता है कि जनसुराज जातिवाद नहीं करती है? जनसुराज एक बिहार में एक अलग पार्टी उभर रही है, बिल्कुल। आप इसके विचारधारा अलग है। बिल्कुल, जनसुराज में प्रशांत किशोर जी ने कभी भी जाति का नाम ही नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। बिहार के अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति के बारे में सोचते हुए अपने इस पार्टी का निर्माण किया है। इसके लिए हमने इस पार्टी को जुड़ा है। जाति धर्म की तो बात ही नहीं है इस पार्टी में। अब जनसुराज से चुनाव भी लड़ना चाहते हैं? अगर जनता और पार्टी अगर वो देगी तो मैं जरूर लड़ूंगा। अगर पार्टी मौका नहीं देती तो पार्टी छोड़ दीजिएगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अगर हमको चुनाव लड़ना होता तो मैं कभी जनसुराज को ज्वाइन ही नहीं करता, मैं सीधे बीजेपी जाता, राजद जाता। जो परिपक्व पार्टी है वो पुरानी पार्टी है, ये तो नई पार्टी है कि इसमें टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। लेकिन जिसका सोच और थॉट अच्छा है, मुझे उनके साथ काम करने में बहुत अच्छा लगता है। आप तो समझ गए कि नई पार्टी है, लेकिन लोगों का कहना है कि नई पार्टी पे हम लोग भरोसा कैसे करें? देखिए, भरोसा तो करना आप ही। कैसे उनका भरोसा जीतिएगा अगर पार्टी मौका देती है, चुनाव लड़ती है? जो जनता वोट देती है वो किसी न किसी भरोसे के साथ किसी पार्टी को, किसी कैंडिडेट को वोट देती है। अभी तक बिहार में 2 मुख्य पार्टी है, एक एनडीए गठबंधन है और एक इंडिया गठबंधन है। तो जनता तो भरोसे के साथ अभी तक नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन को वोट देते आई है। और उस क्या भरोसे पे खड़ी उतरी है ये पार्टी? आज के डेट में आम जनमानस से आप पूछ लीजिए, सिर्फ 3 मुद्दे को ले लीजिए। 3 मुद्दा बहुत ही गंभीर है बिहार में। पहला, अफसरशाही, बहुत ही गंभीर मामला है। दूसरा है पलायन, कि हमारे बहुत सारे युवा जो बेरोजगार हैं वो दूसरे स्टेट में जाकर काम करते हैं। और तीसरा सबसे समस्या है वो छात्रों की है। मतलब बिहार में टॉप 10 में जो बिहार का जब पाटलिपुत्र रहा करता था, एक गौरव रहा है पढ़ाई के और शिक्षा के मामले में, नालंदा विश्वविद्यालय। और आज के डेट में ऐसा बिहार है कि जहां टॉप 10 में एक भी विश्वविद्यालय बिहार के नहीं है, और जहां हमेशा पेपर लीक होता है। जहां अगर आप बिहार के रिजल्ट को लेके कहीं जॉब करने जाइए तो लोग बिहार के रिजल्ट को लेके तुरंत रिजेक्ट कर देंगे कि ये कैसे पास हुआ होगा, इस यहाँ की पढ़ाई की क्वालिटी क्या है। इस स्तर पर किसी सरकार ने कोई काम नहीं किया है। ये 3 गंभीर मुद्दे हैं। अगर आपकी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या ये मुद्दे सही हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी, किशोर जी भी कह रहे हैं कि शिक्षा का जो स्तर है, सबसे पहले हम शिक्षा का स्तर सुदृढ़ करेंगे, जिससे पूरा करने में मुझे 10 साल लगेगा। लेकिन अगर इस दरमियान कोई भी बच्चा, अगर 10th क्लास का, जो 14 से 15 साल का बच्चा है, 10th क्लास तक अगर सरकारी विद्यालय के अलावा प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ना चाहेगा तो हम उसको फ्री एंड कॉस्ट, सरकारी विद्यालय में फ्री पढ़ते हैं वैसे हम प्राइवेट विद्यालय में उसको फ्री शिक्षा देंगे। इससे ये होगा कि बिहार के भविष्य के बारे में, वो जब बच्चा 10 क्लास तक पढ़ लेगा तो अपने आप को समझ जाएगा कि हमें कमाना कैसे है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया से कैसे कमा सकते हैं। चाहे ऐसे बहुत सारे पढ़ने के बाद विचार आते हैं कि अपने परिवार को कैसे सही रास्ते पर ले जा सकते हैं।
अगर इस बार आप चुनाव लड़ते हैं भभुआ से तो आपका विजन क्या होगा जनता के लिए? देखिए, पहला बात कि आज तक जो भी विधायक रहे हैं, हम पहले ही बता दिए कि आम जनमानस सबसे ज़्यादा त्रस्त है अफसरशाही से। किसी भी टेबल पर देना होता है तो पहले घूस और कमीशन दीजिए, तभी उसका कार्य होता है। हम लोग ये भूल चुके हैं कि जो पदाधिकारी बैठा होगा उससे मेरा बिना पैसा दिए काम होगा। आज हम लोग को लगता है कि जब 2000 रुपये देंगे तभी मेरा काम होगा, इस माइंड से हम सेट हो चुके हैं। उसका भी एक रीज़न है कि यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि हैं, जो विधायक बने हैं, चाहे यहाँ की जो सरकार चला रही है, सबका हर विभाग से पैसा बंधा हुआ है। तो मेरा सीधे कहना है कि कोई भी व्यक्ति, गरीब हो चाहे कोई भी हो, ये भभुआ विधानसभा का नागरिक है, अगर कोई काम कराने जा रहा है, अगर कोई पदाधिकारी उससे पैसा मांगता है तो सीधे मुझे कॉल करेगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी कि आप किस बिना पे इनका 2000, 5000, 10,000 रुपये घूस मांग रहे हैं। और सबसे बड़ा सिस्टम हमारा ये लगेगा कि आप कोई भी फॉर्म, जैसे कोई भी सरकारी काम करने जा रहे हैं, जब मान लिया आपको मोटेशन कराना है, तो मोटेशन के चक्कर पे चक्कर काटते रहते हैं, और जब 20,000 रुपये दे दी जाए तो आपका मोटेशन हो जाता है। हमारा मतलब है कि सिर्फ आप मोटेशन का कागज लीजिए, फॉर्म फिलअप करिए, जो उसका डॉक्यूमेंट्स देना है सारा जमा करिए, वो पदाधिकारी उस पर सिग्नेचर करेगा, बाय डेट देगा कि आज इस डेट में हमने इनके फॉर्म को जमा किया, और 7 दिन के अंदर को उसका काम करना है। 7 दिन के बाद काम नहीं करता है, उस पदाधिकारी को सस्पेंड करेगी हमारी सरकार, और ऐसा सस्पेंड करेगी 10 साल तक उसके खानदान में, उसके परिवार में कोई भी सरकारी जॉब, सरकारी नौकरी उसको नहीं मिलेगी। ये डर की भावना हर पदाधिकारियों में दी जाएगी। जो अभी आपने अभी बात बोला, आपने कभी घूस दिया है किसी काम के लिए? हाँ, हमने भी घूस दिया है। जब आप खुद एक उन्हें बता रहे हैं घूस कैसे दिए हैं। हाँ। जब मैं राजनीतिक स्तर पे नहीं था, माने कि मुझे ये इसी मॉल, जहाँ बैठे हुए इस मॉल का नक्शा पास कराना था, और हमसे मांगा गया था 30,000 रुपये घूस। फिर हम भी कहें कि नहीं, घूस तो नहीं देंगे, इधर उधर लगे। तब तक चुनाव का समय आ गया, नगर पालिका से ही पास होता है, और वही पदाधिकारी थे, और नगर पालिका फिर इस चीज़ को छोड़ दिए कि बाद में पास होगा, पहले चुनाव लड़ लें। चुनाव लड़ने के बाद मैं पार्षद बना, फिर चेयरमैन बन गया उसी नगर परिषद का जहां मैं नक्शा पास कराना था, और वही पदाधिकारी भी थे। अपने घूस ऑलरेडी दे चुके? नहीं, दिए नहीं थे। मैं तो चुनाव का समय आ गया था, उनसे मांगा गया था, हमने उसको टाल दिया था। आपसे मांगा गया था 30,000 रुपये घूस, तो हमसे टाल दिया, हम टाल दिए उसको। फिर चुनाव लड़े, फिर मैं खुद ही चेयरमैन के बन के गया, और फिर मैं उस फाइल को भेजा उनके यहाँ कि देखिए आप हमसे घूस मांगे थे, इस नक्शे को पास कर दीजिए। फिर बिना घूस दिए मेरा नक्शा भी पास होता है, और 1 महीने के हम अंदर उस पदाधिकारी को हमने वहां से नगर परिषद हटवा के दूसरे पदाधिकारी को बुलाया। कहीं ना कहीं आपके पावर की वजह से वहां पे घूस नहीं देना पड़ा, लेकिन आम जनता के पास इतने पावर कहाँ से आए? वही तो हम कह रहे हैं कि सरकार, हमें विधायक नहीं चेंज करना है, हमें सरकार बदलनी है। हम कहते हैं कि नीतीश कुमार यहाँ पे आते हैं, भभुआ भी कैमूर आए थे, तो बिना टेंडर का करोड़ों रुपए का योजना हुआ, जहां जहां जाना था वहां का डेंटिंग, पेंटिंग, साफ सफाई, तोड़ फोड़ सब कुछ हुआ, करोड़ों रुपए खर्च हुए, क्योंकि नीतीश कुमार आ रहे थे, और बिना टेंडर का कार्य हुआ है। तो हम कहते हैं जब सरकार बदल जाएगी, अगर नीतीश कुमार यहाँ कह दें कि यहाँ पर अभी फ्लाईओवर बनाना है, तो कल के डेट में काम में लग जाएगा, क्योंकि सरकार है, कुछ भी करवा सकते हैं। तो विधायक कह दे कि यहाँ फ्लाईओवर बना दो, बन जाएगा, असंभव है। तो हमें सरकार बदलना है, और जब सरकार बदलेगी तो सरकार कोई भी कार्य बिना मास्टर प्लान के नहीं करेगी। अभी कोई भी कार्य होता है तो पंचवर्षीय योजना होता है कि आज हमको इस रोड की जरूरत है, इस रोड को 2 फीट और चौड़ा कर दें तो आवागमन हो जाएगा, तो 5 वर्षीय योजना होती है, और बनते बनते 2 साल बीत जाता है। हमारा जो भी मास्टर प्लान होगा वो 50 वर्षीय योजना के तहत होगा कि 50 साल के अंदर बिहार को, इस भभुआ विधानसभा को क्या क्या जरूरत है, उसी एजेंडे के साथ, उसी मास्टर प्लान के साथ कार्य होगा यहाँ पे। क्या लगता है इस बार सरकार बदल पाएगी? आपकी पार्टी पूर्ण बहुमत ला पाएगी? अगर जनता चाहेगी तो जरूर सरकार बदलेगी, और जनता उब चुकी है। जैसे 2005 में राजद से विकल्प के तौर पर जदयू आई थी, नीतीश कुमार को चुनी थी, उसी तरह जब इस बार जनता अफसरशाही से, शिक्षा से, किसान हमारे बहुत परेशान हैं, बेरोजगारी से उगते हुए 20 साल बाद जनता विकल्प के तौर पर जन स्वराज आई है, और इसको पूर्ण बहुमत के साथ इस बार सरकार बनाएगी। आपके नजर में बिहार के सबसे बड़े मुद्दे क्या है? पलायन है या एजुकेशन है? बिहार मुद्दों का गढ़ है। हम तो कहते हैं मुद्दों का गढ़ है, मतलब मुद्दे ही मुद्दे हैं। आप पलायन को ले लीजिए, बेरोजगारी को ले लीजिए, शिक्षा के स्तर को ले लीजिए, चिकित्सा के स्तर को ले लीजिए। अभी मुजफ्फरपुर में एक बेटी का बलात्कार होता है, और उसको इलाज बिना एम्बुलेंस में रह रहे 6 घंटा उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आप चिकित्सा हॉस्पिटल का भी स्तर दे सकते हैं। किसकी लापरवाही है? पीएमसीएच की है या सरकार की है? सरकार की लापरवाही है, घंघोर लापरवाही है सरकार की। मुजफ्फरपुर का एक कांड पहला नहीं, इससे पहले भी एक कांड हो चुका है, जिसमें बहुत सारे नेता थे, जिसे लिपापोती करके खत्म कर दिया गया। ये दूसरा फिर कांड हुआ मुजफ्फरपुर में, और सरकार इस पे कोई भी ध्यान नहीं है इसका, कि अगर जिस
लोगों के अंडर में ये कार्य हुआ है, वहां के डॉक्टर को, वहां के सचिव, जो भी उस हॉस्पिटल के इंचार्ज है, सारे लोग को एक साथ सस्पेंड कर देना चाहिए था। ऐसे घटनाएं आए दिन आते रहते हैं, फिर भी जनता उन्हीं को वोट देके सरकार में बनाए रखती है। जनता इसके लिए के क्या पास कहिएगा? मजबूरी है कि उसके पास विकल्प नहीं था कि दो पार्टी थी, एनडीए और इंडिया गठबंधन, तो चुनो किसको? एक ज्यादा बेईमान, एक कम बेईमान। बेईमान तो दोनों है। उस समय भी जंगल राज था रालू के राज में, आज नीतीश सरकार में भी जंगल राज है, अफसरशाही का जंगल राज है। शिक्षा जगत एकदम बेकार हो चुका है, पेपर लीक हो रहा है, किसान परेशान है, तो एक दूसरा पार्ट का जंगल राज है। तो जन स्वराज जो विकल्प के तौर पर आई है, तो जरूर जनता इस नए विकल्प को तलाशेगी, क्योंकि सब सरकार सूख चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। अभी हमारे साथ थे जॉनी आर, जो कि भभुआ नगर के अध्यक्ष हैं और यहाँ से इन्होंने फॉर्म भी फिलअप किया है चुनाव लड़ने के लिए, और देखते हैं इस पर जन स्वराज क्या इन्हें टिकट देती है।